आज की जो आपकी क्लास है देखो वो निबंध लेखन पर होगी। साथ ही साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अलाइड में पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, एक नए स्टूडेंट है, एक पुराने वाले स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तैयारी, दो ही तरीके के स्टूडेंट है। पहले जिन्होंने तैयारी कर ली है और दूसरे वो हैं जिन्होंने अभी अ, शुरुआत करना है, या किसी की बीच में भी तैयारी चली है कि पूरा बहुत तो नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत ही हुआ है अभी तक। तो तीन तरीके के स्टूडेंट मान लीजिए अभी तक के लिए। तीसरा जो स्टूडेंट है वो तो बहुत कम है, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, एक स्टेज तक पहुंच गए हैं या एक स्टेज से आगे निकल गए हैं, इतना ही अंतर है ना। हाँ, हम बताएंगे उसमें इंग्लिश में भी कैसे बताएंगे, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा बहुत आपको कम करना है। इंग्लिश में आपको हिंदी में आपको इलेबोरेटेड तरीके से लिखना है, वो अभी आएंगे इसमें। तो वो डिस्कशन हम बाद में करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसे आपको वो समय रहते ठीक करनी है, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है जो भी अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, दिन के आप 10-12 घंटे दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो 10-12 घंटे प्रोडक्टिव होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि भैया तैयारी तो कर ली है लेकिन शाम को लगा कि पढ़ाई क्या था, और अगले दिन जब उसी टॉपिक को लिखने लगे और फिर दिमाग में कुछ ना आए। अगर अगले दिन ही नहीं आ रहा है तो फिर मेंस में तो बात ही नहीं बनती है कि मेंस में कुछ दिमाग में आए उस वक्त के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर। पहले देखते हैं कि ऐसे को कैसे लिखा जाता है। ऐसे यानी कि निबंध। निबंध और लेख जो है वो थोड़ा बहुत डिफर करते हैं। लेख में आप ज़्यादातर चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ों का ज़्यादा जिक्र करते हैं, लेकिन निबंध में आप वो चीज़ों का जिक्र नहीं करते हैं। अब निबंध का आप अभिप्राय इस चीज़ से ले लीजिए कि उसमें किसी तरीके का बंधन नहीं है। निबंध का मतलब यही होता है कि जिसमें बंधन ना हो और उसको आप उन्मुक्त तरीके से लिखते जा रहे हैं। भाषा आपकी सरल होनी चाहिए। कहीं कहीं पर आप बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करेंगे जिससे आपका ऐसे और ज़्यादा सुंदर लगेगा। सुबह की क्लास आपके अलंकार की क्लास थी, वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद हमने जो आपको पीडीएफ शेयर की है, पद्यांश की पीडीएफ हमने शेयर की है, उसको भी आपने अटेम्प्ट करना है। सिर्फ उसको देखते नहीं रहना है, ठीक है। जिस तक वो पीडीएफ पहुंच गई है ठीक है, नहीं पहुंची है तो हमने अपलोड कर दी है पद्यांश वाले जो जो आपका सेक्शन है उसमें फोल्डर बना हुआ है। तो शुरुआत करते हैं निबंध की। नी उपसर्ग, नी उपसर्ग और बंद मूल शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है किसी विषय को उसके सभी पहलुओं, भूत भविष्य वर्तमान, सकारात्मक हो नकारात्मक हो, इन पक्षों का विश्लेषणात्मक हमें जिक्र करना है। तार्किक हो क्रमबद्ध हो, उस तरीके से हमें करना है। तार्किक भी होना चाहिए, क्रमबद्ध भी होना चाहिए, लेकिन इसके अर्थ क्या हुए वो हम ही एग्जाम्पल से अभी समझेंगे। अब मान लीजिए आप एक पेड़ की बात करते हैं। अब पेड़ को कैसे उगाया जाता है? एक बीज से उगाते हैं। एक बीज से फिर वो अंकुर बनता है ना। जब वो फूटने लग जाता है, अंकुर बच जाता है, छोटा सा पौधा बनता है। इसको यही तरीके से समझा देते हैं। अगर आप ऐसे का मतलब समझ गए तो फिर आप लिख पाएंगे, फिर कोई भी ऐसे आ जाए। लेकिन अगर आप मतलब ही नहीं समझे तो फिर नहीं लिख पाएंगे। जिन्होंने अभी तक लिखे हैं उनको क्या इंप्रूवमेंट करनी है। और ऐसे को कभी भी पॉइंट फॉर्मेट में मत लिखिएगा, इस चीज का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो मैंने कहा कि मान लीजिए ये बीज है, तो इस बीज के बाद ये अंकुर बनेगा, उसके बाद ये छोटा सा यहां पर पौधा बन जाएगा, यही यहां पर छोटा पौधा बना, इस छोटे पौधे से एक बड़ा पौधा बना, ये बड़ा पौधा हो गया। जब ये बड़ा पौधा बनने लगा तो इसमें कुछ टहनियां भी आएंगी। तो ये हमें कुछ टहनियां दिख गई इसकी, कि भैया ये टहनियां आ गई इसमें। जब टहनियां लगी तो थोड़ी टाइम बाद आपने देखा कि इसमें फूल भी लग गए। फूल के बाद आपने देखा कि इसमें फल भी लग गए। अब इन फलों का प्रयोग हम खाने के लिए कर रहे हैं। इस पेड़ का ही प्रयोग अलग अलग तरीके से हम किसके लिए कर रहे हैं? हम लकड़ी के लिए भी कर रहे हैं। अब उस लकड़ी से ही हम घर बना रहे हैं, फर्नीचर वगैरह जो भी आप बना रहे हैं, चेयर वगैरह जो भी है। जब ये पौधा हुआ तो इससे हमें छाया भी मिली। जब ये पौधा हुआ, जब ये पौधा बड़ा हुआ तो इसी से हम कागज भी बनाने लग गए। पेपर इंडस्ट्री इसी से आगे बढ़ी। तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया लगा कि भैया एक बीज था, यहां पर हमारे पास एक छोटा सा बीज था, उस बीज के ही हमने अलग अलग पक्ष देखे यहां पर। अब मान लीजिए इस पेड़ को हम काट दें, एक पेड़ कटेगा, दो पेड़ कटेगा, तीन पेड़ कटेगा, क्लाइमेट चेंज की जो स्थिति है वो आगे आएगी। या इसी पेड़ को हम और ज्यादा पेड़ उगाएंगे, हरियाली आएगी।
और क्लाइमेट चेंज की जो अवस्था है वो वापस जाएगी। इसी को हम उस वे में भी ले जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि वो क्वेश्चन पूछा किस तरीके से गया होगा। क्या वो फल फूल पे पूछा गया है या उस क्लाइमेट चेंज के संबंध में पूछा गया है, वो अभी थोड़ी देर में समझ आएगा। तो ये आपको समझ आ गया कि हमें ये टॉपिक दिया गया है, ये हमारे पास एक टॉपिक है, इस टॉपिक के हमें सारे पक्ष देखने हैं। उसका मतलब है निबंध, जहां पर आपको बांधा ना गया हो। लेकिन बांधा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं बांधा गया है, आपको उस टॉपिक के लिए नहीं बांधा गया है। अगर आपको पर्यावरण पर पूछा गया है तो पर्यावरण के आप सारे पक्ष लिखेंगे, वहां पर नहीं बांधा गया है आपको। लेकिन अगर आप पर्यावरण के ही आपको मान लीजिए पर्यावरण का मुद्दा पूछा गया है और आप उसमें राष्ट्र निर्माण की बात करने लग जाएंगे, तो वो वहां पर बंधन है, उस टॉपिक के लिए बंधन नहीं है। इस टॉपिक से आप कितने पहलू यहां पर बना सकते हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारा पहलू आपके पास बन गए कि भैया अंकुर था, छोटा पौधा बना, बड़ा पौधा बना, इससे छाया मिल रही है, लेकिन छाया कई बार नहीं भी मिलती है तो वो अलग चीज है। इससे फूल मिले, फल मिले, टहनियां मिली, ये फूल जो है वो जो दूसरे छोटे छोटे कीट हैं उनके काम आए, और उससे हमें शहद मिला बाद में जाकर के, जो फूल हुए। लकड़ियां मिली, लकड़ियां घर में जलाने के लिए या फिर आप उसके घर बनाने के लिए फर्नीचर बना रहे हैं, आप टहनियों का यूज कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप मान लीजिए एक पौधे का कितना ही आप प्रयोग कर सकते हैं, वही आपका ऐसे है जहां पर आपको कोई बंधन दिखाई नहीं दे रहा है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर जहां पर मैं चला हुआ था। तो हम बता रहे थे यहां पर कि किसी भी विषय के जो पहलू हैं, चाहे वो भूत हो, भविष्य हो, वर्तमान हो, या फिर हो सकता है वो सकारात्मक हो, नकारात्मक हो। सकारात्मक कैसे हो सकते हैं, मान लीजिए पर्यावरण पर लिख रहे हैं तो आप सकारात्मक भी लिखेंगे और उसमें कुछ नकारात्मक भी लिखेंगे। हिंदी में दिक्कत ज्यादा आती है क्योंकि आपके पास 1000 वर्ड्स हैं, 1000 वर्ड्स हैं आपके पास। इंग्लिश में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको क्योंकि वर्ड लिमिट कम है। लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि आपकी जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है उसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए 17 वर्ड्स पर मिनट। इतनी अगर स्पीड किसी की है, लिख के देखो, आज लिख के देखो, कल लिख के देख रहे हैं, ये लिख के देखो कि आपकी स्पीड क्या 17 वर्ड्स पर मिनट है, बिना देखे, देख करके नहीं, बिना देखे अगर आपकी स्पीड इतनी है तो आपकी मेंस की तैयारी ठीक ठीक है, आप लिख पा रहे हैं। इसमें सोचना भी है, लिखना भी है, दोनों चीजें इसमें हो जाएंगी। ऐसा ना हो कि भैया आप सिर्फ पहले सोच लिया उसके बाद आपने लिखा इसमें, तो वो आपकी 17 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड नहीं हुई है। चाहे वो जीएस की हो, हिंदी इंग्लिश तीनों के पेपर हो, उसमें आपकी 17 to 20 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, इतने शब्द आप लिख पाए। और मैंने आपको ये कहा था कि एक शब्द एक लाइन में आप कितने शब्द लिख पाएंगे, तो लगभग 10 के आसपास आप लिख लो, इससे ज्यादा नहीं जाना है। ज्यादा लिखेंगे एक ही लाइन में तो कंजस्टेड हो जाएगा, ठीक है, और आपका जो ऐसे है वो बिल्कुल छोटा भी हो जाएगा, कंजस्टेड दिखेगा कि क्या ही लिखा हुआ है। अब आते हैं नीचे। सबसे पहले आपको ऐसे में आपको देखना पड़ेगा कि आप किस विषय में कंफर्टेबल हैं। विषयों को चुनना विषयों को लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखना तो बाद की कहानी है, पहले तो आपको वो चुनना पड़ेगा कि आप किस वाले ऐसे के पास, कौन सा ऐसा ऐसे है जिसके आपके पास सारे पहलू हैं, सारे पक्ष हैं। ऐसा ना हो किसी एक के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है, दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत पता है। तो ये आइडेंटिफाई करना पहली चीज कि आपका जो ऐसे है वो आप किस टॉपिक पर लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक विषय का चयन आप कैसे करेंगे, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा आपको इजी लग रहा है, जिसकी आपने पहले थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली है, लिखा हुआ है, आपके पास डाटा उपलब्ध है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। सरलतम रूप से ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे बहुत ज्यादा बाहर से आ जाएगा, वो भी नहीं। हम ये भी देखेंगे कि अलाइड में कौन कौन से PYQ आए हैं और HS में कैसे आए हैं, तो वो हम लास्ट में देखेंगे, यहां पर पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपने अपने विषय की रुचि या जानकारी या आपका जो भाषाई कौशल है उसके अनुसार आपने उस एक विषय का चयन किया है कि भैया हमको ये लगता है कि हम पर्यावरण या सतत विकास पर, यहाँ पर जो टॉपिक है हम सतत विकास या पर्यावरण संरक्षण पर लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको ये टॉपिक आता है, ठीक है, टॉपिक क्या है, टॉपिक है सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण। ये आपने टॉपिक चुन लिया, आपको पता है कि आपके पास काफी अच्छा मटेरियल है इस टॉपिक के लिए। तो ऐसे लिखने का जो पहला स्टेप है वो है आपके टॉपिक को चुनना। तो टॉपिक आपने चुन लिया है, अब इससे आगे आते हैं। अब दूसरी बात आती है कि इस टॉपिक का आपको फ्रेमवर्क पहले तैयार करना पड़ेगा। कोई भी ऐसे लिख रहे हैं उसका फ्रेमवर्क तैयार कीजिए। फ्रेमवर्क का मतलब यह है
कि जब भी आप ऐसे लिखें तो माइंड में बनाइए कि आप उसमें क्या क्या लिख सकते हैं, कितने कर पहलू आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एक रफ फ्रेमवर्क बनाएंगे यहां पर, असली में तो नहीं लिखेंगे, आपको लास्ट में उसमें एक पेज मिलता है वहां पर लिखिएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब आप अलाइड मेंस लिखने जाएंगे तो ये आपका पेज होता है, लास्ट में जाकर के जब एक दो पेज होते हैं वो रफ पेज होते हैं, तो वहां पर आप लिखेंगे। अब क्यों ये जरूरी है, क्योंकि नंबर है 40, 40 नंबर के लिए कोई रिस्क नहीं लेना है कि नहीं नहीं लास्ट में कौन ही देखेगा, ऐसे ही कर लेते हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ आ जाएगा। 1000 वर्ड्स में दिमाग में डायरेक्टली नहीं आएगा, आप ऊपर नीचे कर लेंगे उसको, आपका जो क्रम है वो चेंज हो जाएगा। और ऐसे आपका क्रमबद्ध होना चाहिए, उसमें लयात्मकता होनी चाहिए, लय होनी चाहिए, वो लय नहीं बिगड़नी चाहिए। कि अगर आप मान लीजिए कोई गाना आप सुनते हैं तो उस गाने में स्टार्टिंग होता है, फिर मिड का पोर्शन आता है, फिर एंडिंग आता है, वे अब समापति की ओर चल पड़े हैं, है ना। तो स्टार्टिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, लय आपकी तब बनेगी, है ना। वो लय आपकी होनी चाहिए और दिखनी चाहिए वो इसमें। अब मान लीजिए आप उसका फ्रेमवर्क तैयार, पहला हमने टॉपिक चुना, दूसरा हमने इसका रफ फ्रेमवर्क तैयार किया है। आप देख लीजिए कि यहां पर ये वाला टॉपिक है, इससे आपने पहलू अलग अलग देख लिए हैं कि भाई इस वाले पहलू में मान लीजिए आप यहां पर कोई भी दिख रहे हैं, यहां लिख रहे हैं आपकी प्रदूषण के प्रकार क्या है, प्रदूषण के प्रकार, ये आपका एक फ्रेमवर्क हो गया, तो इसमें आप प्रदूषण के प्रकार लिखेंगे। अब दूसरा फ्रेमवर्क आपने यहां पर किया कि पर्यावरण के संरक्षण के उपाय क्या हैं जो आपको याद आ रहे हैं। ठीक है, पहले आपने लिखा कि भैया पर्यावरण प्रदूषण है क्या, एक फ्रेमवर्क वो भी हो गया कि स्टार्टिंग में आप ऐसे शुरुआत करेंगे, आप कोई कोटेशन लिखेंगे यहां पर। दूसरा आप लिखा प्रदूषण के प्रकार क्या होंगे, या फिर प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किस तरीके से हो रहा है, आपके पास क्या डाटा उपलब्ध है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया यहां पर। उसके नीचे आप ये लिखेंगे। फिर मान लीजिए सरकारी जो नीतियां हैं वो कैसी कैसी चलाई गई हैं, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। लोगों की उसमें क्या भूमिका है वो आप अलग लिखेंगे। या पर्यावरण से क्या हानि हो रही है वो आपका एक पॉइंट हो गया, उसमें आप कैसे लिखेंगे। अब आपके पास 3-4 पॉइंट्स हैं, अभी तक 3-4 पॉइंट्स हैं। अब इन 3-4 पॉइंट को आपको क्रमबद्ध करना है कि पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा। ठीक है, वो हम ऐसे तक जैसे जैसे पहुंचेंगे वहां तक हो जाएगा क्लियर आपको। ठीक है, तो यहां पर आपने पहला सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण टॉपिक चुना, फिर आपने एक रफ फ्रेमवर्क बनाया, इस तरीके से रफ फ्रेमवर्क बनाया कि आपको क्या क्या लिखना है उस ऐसे में, क्योंकि 1000 वर्ड्स में वो चीजें याद नहीं आएंगी। तो आपने वो रफ आपने बना लिया। यहां पर अनेक जो आयाम थे उनकी आपने पृष्ठभूमि तैयार कर दी कि आप इस ऐसे में ये सब लिखने वाले हैं। ये अभी रफ फ्रेमवर्क चला हुआ है, टॉपिक को चुनना, उसके रफ फ्रेमवर्क तैयार करना, फिर आप किसी कोटेशन से शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अंडरलाइन, जो अभी तक अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं कृपया अंडरलाइन कीजिएगा। अब जो तो पहले से लिख रहे हैं उनको तो हमने पहले ही फीडबैक दे दिया है कि आपको अंडरलाइन करना है, आपको उसमें उदाहरण मेंशन करने हैं। किसी चीज का उदाहरण दे दीजिए कि पर्यावरण संरक्षण के कारण ये, पर्यावरण के कारण ये हो रहा है, उदाहरण आपने ये दे दिया कि पेड़ पौधे कट रहे हैं, उदाहरण कहाँ का दे दिया आपने, किसी जंगलों के कटने का आपने उदाहरण दे दिया, जैसे मध्य प्रदेश का, झारखंड का आपने एग्जाम्पल दे दिया कि पेड़ों की कटाई वहां पर बहुत अधिक हो रही है, तो उदाहरण आप दे रहे हैं या आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट याद करने हैं आपने, अंडरलाइन करना है या फिर किसी कोटेशन से आप तो स्टार्ट करें, या नहीं कोटेशन से आप शुरू करेंगे, कोई भी कोटेशन 3-4 टॉपिक के आप याद कर लो, पर्यावरण से याद कर लो, महिला संरक्षण से याद कर लो, इलेक्शन से, पॉलिटिक्स से, तो 3-4 जो हैं वो आप तैयार करके चले जाना एग्जाम हॉल से, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आपने कोटेशन से लिखा यहां पर, फिर आप अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन क्यों जरूरी है, अंडरलाइन इसीलिए जरूरी है कि जो एग्जामिनर है उसको नहीं पता है, वो पूरा पढ़ने वाला नहीं है आपका ऐसे कि भाई एक एक बिंदु पढ़ेगा वो, उसे मान लीजिए ये पूरा है, ये आपके सामने है, अभी अभी हमने यहां पर कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब आपकी नजर, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा कि वर्तमान में भारत का 21% भूजल संकटग्रस्त क्षेत्र है, तो आपकी नजर इन सब पर नहीं जाएगी, सबसे पहले यहां पर जाएगी, सबसे पहले यहां पर जाएगी। अपने आप को एज ए एग्जामिनर सोचो कि आप एग्जाम अभी कॉपीज चेक कर रहे हैं, तो जो जितना भी आप यहां पर देख रहे हैं आपकी नजर कहीं पर नहीं गई, लेकिन यहां पर गई जहां आपने अंडरलाइन किया हुआ है। और ये वाली जो इंफॉर्मेशन है वो आपको पता थी, आपको वो एग्जामिनर को दिखानी है। अब जो अंडरलाइन नहीं करेगा उसके पास भी इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन वो एग्जामिनर को दिखेगी नहीं कि भाई इसको कितना आता है, कौन सा इसमें कोई फैक्चुअल डाटा है क्या उसने डाला हुआ, कोई उदाहरण है या कुछ कोटेशन है। तो आप अंडरलाइन करने का महत्व समझ गए होंगे कि क्या है अंडरलाइन का महत्व। तो इससे पहले आते हैं
तो आपने कोटेशन अंडरलाइन करेंगे, उदाहरण इसमें मेंशन करेंगे। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, इस तरह के कथन को उदाहरण चिन्ह में लिखकर इसे निबंध में रेखांकित कर सकते हैं ताकि वो दिखे कि ये आप उसको क्या दिखाना चाह रहे हैं एग्जामिनर को। दूसरा, जब आप कोई एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, उस एक पैराग्राफ में वही चीज मेंशन करनी है, उसमें उसके अलावा कुछ मेंशन नहीं करना है। मान लीजिए आपने हेडिंग दी है, यहां पर कोई एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, यहां पर इस पैराग्राफ में आपने मेंशन किया है प्रदूषण के प्रकार, ये आपकी मेन हेडिंग थी और यहां पर आप लिख रहे हैं, ठीक है, यहां पर लिख रहे हैं, इसमें प्रदूषण के प्रकार के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसमें प्रदूषण के प्रकार के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप बता रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण के क्या उपाय हैं, तो उसमें उपाय के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि ये प्रदूषण के प्रकार थे, अब आपने यहां पर कोई और नई इंफॉर्मेशन डाल दी। तो सिर्फ और सिर्फ उस समय उसी अनुच्छेद के बारे में ही जिक्र करना है जो अनुच्छेद आप लिख रहे हैं। कोई एक पैराग्राफ है, उस एक पैराग्राफ में वही सब चीजें लिखनी है, ठीक है, जो आपकी मेन हेडिंग है। जैसे कि आप लिख रहे हैं वनों की कटाई, तो वनों की कटाई के बारे में ही लिखो। अगर आप लिख रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के उपाय, तो उन उपाय के बारे में ही जिक्र करो, वहां कुछ और मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी लय खराब कर देगी उस ऐसे की। उसके बाद आते हैं, उसमें कुछ तथ्य होने चाहिए, विचार होने चाहिए, तार्किक, प्रासंगिक और विषयानुकूल। जैसे कि मान लीजिए यहां पर आप इसे कहते हैं हम रीजनिंग होनी चाहिए। उसमें रीजनिंग का मतलब यह है कि आप अपने उसके साथ उसको जस्टिफाई भी करो। अगर आप कोई बता रहे हैं कि इससे जो भूजल है वो खत्म हो रहा है, मान लीजिए जो भूजल है उसमें कमी आ रही है, शुद्ध जल में कमी आ रही है, तो आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? आप किसी रिपोर्ट का जिक्र करेंगे कि इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भूजल में इतनी कमी आई है, या शुद्ध जल में इतनी कमी आई है, या फिर क्लाइमेट चेंज, या फिर उससे जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। ये एक रिपोर्ट है आपके सामने। पहले आपने सिर्फ जिक्र किया कि इससे ग्लेशियर पिघलते हैं। अब इस लाइन को आप जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लेशियर को पिघलने की जो स्पीड है, उसकी जो दर है, वो ज्यादा हो रही है। इस दशक में इतनी थी, अगले दशक में इतनी हुई है। तो उसी आंसर को आप, उसी जो लाइन है आपने लिखी हुई, उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आपको वहां पर कुछ डालना, जैसे कि यहां पर 21% भूजल संकटग्रस्त क्षेत्रों में है, तो ये आप एग्जाम्पल वहां पर जस्टिफाई कर रहे हैं अगर आप ये लाइन लिख रहे हैं। क्लियर? ओके। कुछ एक संदर्भ का प्रयोग कर सकते हैं। संदर्भ का बीच में भी प्रयोग किया जा सकता है। अब मान लीजिए पर्यावरण से संबंधित जो संदर्भ कैसे करेंगे आप प्रयोग में, मान लीजिए हमने सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण है उस पर है, तो महात्मा गांधी जी ने कहा का प्रसिद्ध कथन है कि उन्होंने कहा कि पृथ्वी के पास हमारी जरूरतों के लिए पर्याप्त साधन है, लेकिन हमारे लालच के लिए नहीं। ये आप बीच में कहीं पर भी मेंशन कर सकते हैं, जहां पर आपको लगता है कि ये लाइन आ गई है, जहां पर आपको लगता है कि अब संसाधनों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बीच में कहीं पर संसाधनों के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो वहां पर ये लाइन मेंशन कर दो। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा है कि पृथ्वी के पास हमारी जरूरतों के लिए पर्याप्त साधन है, लेकिन हमारे लालच के लिए नहीं। तो वहां पर आप ये लाइन मेंशन करेंगे, वो और ज्यादा सुंदर लगेगा आपका। ऐसे किसी भी कोई भी आपको कोटेशन ऐसा याद आता है, वहां पर ये फिल कीजिएगा। आप सरकारी जो नीतियां हैं उनका समर्थन करना है, मेन चीज ये है। आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कल दिन प्रशासनिक विभाग में जाने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाने वाले हैं, सरकार का अंग बनने वाले हैं, सरकार का हिस्सा होंगे आप सरकार की पॉलिसीज की आलोचना नहीं कर सकते हैं, सजेशन आप दे सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये पॉलिसी खराब है या इस वाली गवर्नमेंट ने बिल्कुल खराब किया था, तो वो मेंशन तो बिल्कुल नहीं करेंगे आप, ठीक है। सरकार की जितनी भी नीतियां हैं उनका समर्थन करेंगे और वहां पर वो बताएंगे भी। समर्थन कैसे कह सकते हैं आप? मान लीजिए कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी नीति है, पर्यावरण से ही संबंधित कोई नीति है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, तो आप ये मेंशन नहीं करेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन जो है वो फेलियर रहा है, उससे कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर मान लीजिए आप लेफ्टिस्ट हैं, तो हो सकता है ऐसा चांसेस बन जाते हैं कई बार कि आप सरकार की नीतियों के बारे में अभी तक वो न्यूज़ सुन रहे हैं और आपको लगता है कि सरकार ने तो गलत ही कहा होगा, अब यहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं है, शिमला में कहीं कुछ हमारे वाले एरिया में वहां पर सफाई नहीं हो रही है, तो स्वच्छ भारत मिशन तो कहाँ ही चला हुआ है। ये मत कीजिएगा। आप प्रशासन का हिस्सा बनने वाले हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनने वाले हैं, तो आपको उसका
जिक्र करना पड़ेगा कि ये किस सकारात्मक दिशा में स्वच्छ भारत मिशन जो है वो किस सकारात्मक दिशा में आपको या पर्यावरण में किस तरीके से वो चेंज ला रहा है, सकारात्मक तरीके से, नकारात्मक तरीके से मेंशन नहीं करना है। तो जितना भी है, जो भी कोई भी स्कीम है, चाहे वो फेलियर ही क्यों ना हो, आप उसके लिए सजेशन देंगे कि ये किया जा सकता है इसको इंप्रूव करने के लिए, बट यू कैन नॉट जस्टिफाई दैट इट इज अ फेलियर। क्लियर? तो ये हो गया आपका सरकारी नीतियां हो गई, लोकतांत्रिक या संविधानिक जो मूल्य हैं, संविधानिक जो मूल्य हैं वहां पर भी आपको उनका ही सपोर्ट करना है। अब इसमें एक लय होनी चाहिए, लयबद्ध और सहज आपको प्रवाह दिखना चाहिए उस ऐसे में। जैसे कि मान लीजिए आपने पहले प्रदूषण के बारे में लिखा, अगर हम प्रदूषण की बात करते हैं तो पहले आपने प्रदूषण के बारे में लिखा थोड़ा बहुत, फिर आपने प्रदूषण के प्रकार के बारे में लिखा। अब आपको प्रदूषण का पता लग गया, प्रदूषण के प्रकार के बारे में पता लग गया, ये एक लय है। तो पहले आपको प्रदूषण के बारे में पता लगा, फिर आपको प्रदूषण के प्रकार के बारे में पता लगा, फिर आपको प्रदूषण के प्रभाव के बारे में पता लगा। तो यही तो चीजें हो सकती है ना, पहले प्रदूषण होता क्या है, फिर उसके बाद प्रदूषण के प्रकार क्या है। अगर आपको प्रकार पता लग गए हैं, इसका मतलब अब प्रभाव क्या पड़ेगा उस चीज का। तो ये एक लय बन गई हमारे पास। ठीक है, तो प्रदूषण, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रभाव, अब प्रदूषण के समाधान क्या हो सकते हैं। तो ये एक लय हो गई, छोटी सी एक लय हो गई हमारे पास कि हमें इतना पता लग गया है। इसका क्या समाधान हो सकते हैं, तो बहुत ज्यादा समाधान हो सकते हैं। सरकारी नीतियों के बारे में आप जिक्र कर सकते हैं, एनजीओ के बारे में आप जिक्र कर सकते हैं, अभी तक क्या किया गया है ना, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं इसमें। क्लियर? चुनौतियों के बारे में मेंशन किया जा सकता है कि यहीं पर प्रदूषण के प्रभाव है, प्रदूषण के समाधान है, यहां चुनौतियां लिख दी और लास्ट में आपने इसको एंड कर दिया एक पॉजिटिव वे में। इसमें अनावश्यक तथ्य मेंशन नहीं करने हैं, असंगत वाक्य नहीं होने चाहिए, अतार्किक विचार इसमें शामिल नहीं होने चाहिए। जैसे कि सतत विकास पर लिखते समय इसमें असंबंधित जो विषय हैं, जैसे कि किसी विदेश देश की राजनीति का विवरण करना ठीक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जब आप पर्यावरण के बारे में लिख रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के बारे में लिख रहे हैं, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्यों जिक्र कर रहे हैं। कोई इर्रेलेवेंट डाटा जो आपके दिमाग में चल रहा है वो वहां पर लिख के नहीं आना है, क्योंकि आप इतनी चीजें पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा कि भैया ये चीज लिख ही देते हैं, एग्जामिनर थोड़ी ना पूरा पढ़ेगा, पूरा पढ़ेगा, और कहीं गलती से पढ़ लिया तो आपके ऐसे के नंबर वहीं से कट जाएंगे कि भैया इसने इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लिखी है ऐसे में। तो आपकी लय उसमें ठीक होनी चाहिए, इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वहां पर नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास एक पॉइंट। ये है, आज समझ आ गया? बताओ जरा मुझे, इतना क्लियर है? हाँ, क्लियर है? तो देखो सिंपली हमने क्या देखा, जहां पर निबंध में यानी किसी तरीके का बंधन नहीं है, आपको पूरे उसके जितने भी पक्ष बनते हैं वो सारे आपको लिखने हैं वहां पर। हमने पहले टॉपिक को चुनना, दूसरा रफ फ्रेमवर्क तैयार करना, फिर आप कोटेशन अंडरलाइन का भी यूज करेंगे उसमें, एक अनुच्छेद में एक ही चीज को लिखेंगे आप, तार्किक या फिर उसमें तथ्य होने चाहिए जैसे कि यहां पर, दूसरा संदर्भ आप मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से जो दिया होगा, एंड सरकारी जो नीतियां हैं उसका आप समर्थन करेंगे, लयबद्ध उसमें लयबद्धता उसमें होनी चाहिए, और मौलिकता, मौलिकता का मतलब है या संगत वाक्य या कुछ आप इस तरीके का ना लिखें जो सरकार की पॉलिसीज का डायरेक्टली विरोध कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा असंगत तरीके से, असंगत भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना है हिंदी भाषा में। हिंदी के जो टीचर्स होते हैं तो भैया सबसे आपने देखा होगा कि अगर कहीं पर उनको लगा कि हिंदी में गलती की है तो उनके चोट दिल पे पहुंच जाती है ना, कि भैया ऐसी गलती कैसे कर ली। तो वो कई बार होता है ऐसा, और इंग्लिश के टीचर में भी ऐसा ही होता है कि सिंपल सी ये था, इंग्लिश में वैसे उतना ज़्यादा नहीं होता है लेकिन फिर भी थोड़ी कॉमन है, क्योंकि इंग्लिश भाषा में उतना ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन हिंदी भाषा में जब हिंदी का टीचर पेपर चेक करता है तो उसे लगता है कि उसके दिल पे चोट पहुंची है, जो आपने गलतियां की है। ठीक है, तो वो गलतियां नहीं करना है। अब आते हैं इसके आगे। अब जब आपको हिंदी वाला ऐसे लिखना है, वो लगभग 6 से 7 अनुच्छेद उसमें होने चाहिए, या फिर उससे आप 7 से 8 तक ले जा सकते हैं। ठीक है, ये आपके 60 से 8 अनुच्छेद हो गए जो आप बीच में लिख रहे हैं। हर एक में मान लीजिए आप लगभग 100 के अराउंड लिख रहे हैं, इतने आप लिख रहे हैं, 100 शब्द आप लिख रहे हैं एक पैराग्राफ में। अनुच्छेद का मतलब वही हो गया कि मान लीजिए ये एक अनुच्छेद है तो इसमें आप 100 शब्द लिख रहे हैं, तो 7 से 8 लिखेंगे तो लगभग 800 हो जाएंगे। बच गया आपका इंट्रोडक्शन,
और बच गया आपका कंक्लूजन। क्लियर? और ये लिखने की जरूरत नहीं होती आपको कि इंट्रोडक्शन ये है और कंक्लूजन वो है, तो ये भी नहीं लिखना है आपको। डायरेक्टली एग्जामिनर को पता लग जाता है कि आप अब कंक्लूजन लिखने वाले हैं, और एग्जामिनर को ये पता होता है कि आप इंट्रोडक्शन लिखने वाले हैं, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है आपके ऐसे में। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को मिला करके लगभग आपके पास 1000 शब्द का ऐसे बन जाएगा। ठीक है? याद रखना, आपका जो फॉर्मेट है वो एक ही होना चाहिए अभी भी, एग्जाम हॉल में भी। ऐसा ना हो कि अभी आप किसी और फॉर्मेट में लिख रहे हैं, एग्जाम हॉल में जाकर के आप किसी और फॉर्मेट में लिख रहे हैं। अपना फॉर्मेट तैयार कीजिए कि आपको जो सा फॉर्मेट सूटेबल लगता है आप उस फॉर्मेट में लिखिए, और एक ही फॉर्मेट रखिए लास्ट तक, बस उसमें करेक्शन करते रहिए, जो फीडबैक हम देते रहेंगे उस पर आप काम करते रहिए। क्लियर? तो 7 से 8 में आप लिख रहे हैं, तो लगभग आपके 800 शब्द इसमें हो गए हैं। बच गए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, तो उतना ही आप गिन लीजिए कि 50-50 100-100 हो गए इनके भी, तो 1000 वर्ड्स आपके क्लियर हो गए। कई बार होता है कि यहां पर ज्यादा भी चले जाता है कोई वाला पोर्शन, कि 100 से ज्यादा ही आपने मेंशन कर दिया उसको। तो 7 से 8 ये हो गए, 11-12 सॉरी 10 कर हो गए आपके। 10 से 11 अगर आपने पैराग्राफ मेंशन करने हैं, 10 से 11 पैराग्राफ, इसको आप एक और पैराग्राफ अगर ज्यादा लगता है आपको तो एक पैराग्राफ और बना दो, लेकिन पैराग्राफ तो इतने होने चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम ये है, मिनिमम पैराग्राफ आपके ऐसे में लगभग 7 से 8 होने चाहिए। अब आते हैं कि वो अनुच्छेद होंगे क्या, वो पैराग्राफ होगा क्या जो आप इस तरीके से मेंशन करेंगे, क्योंकि वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि क्या वो पैराग्राफ होंगे। क्लियर? चलिए अब उसके बारे में देखते हैं जरा, क्या वो पैराग्राफ होने चाहिए। पहला पैराग्राफ होगा उस टॉपिक को लिखना, उस टॉपिक के बारे में लिखना। वो टॉपिक हो सकता है, हम पर्यावरण पर ही जिक्र कर रहे हैं, वो हो सकता है उसका आज की प्रासंगिकता हो कि आज के बारे में आपने कुछ लिखा है, पर्यावरण संरक्षण आज के बारे में लिखा है। हो सकता है पास्ट के बारे में लिखा हो सकता है फ्यूचर के बारे में आप कुछ लिख रहे हो सकता है आप कोई कोटेशन लिख रहे हो। ठीक है? मान लीजिए हम यहां पर पहली बात करते हैं कि हमने पर्यावरण संरक्षण लिखा है टॉपिक, हमारे पास टॉपिक क्या है, पर्यावरण संरक्षण। तो इजी वाला टॉपिक लेना, क्योंकि इजी वाला टॉपिक ही समझ सकते हैं हम स्टार्टिंग में। तो पर्यावरण संरक्षण हमारे पास टॉपिक है। अब इस टॉपिक पर हम शुरुआत क्या करते हैं, पहले देखिए, ध्यान से देखना है। हमने पहला जो अनुच्छेद है, इंट्रोडक्शन तो आपने बना दिया है, इंट्रोडक्शन पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे। जैसे, क्या हमने कभी सोचा है कि गंगा जैसी पवित्र नदियों में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, या हिमालय में ग्लेशियर इतनी तेजी से क्यों पिघल रहे हैं, आखिर कब तक हम इन समस्याओं की अनदेखी करते रहेंगे। हम क्या कर रहे हैं, बात पर्यावरण संरक्षण की ही बात कर रहे हैं, लेकिन आपने एक क्वेश्चन से शुरू कर दिया, आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो एग्जामिनर की जो मन में अब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जाग जाएगा कि इस क्वेश्चन ने शुरुआत तो की है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा उसमें। ठीक है? तो थोड़ा बहुत वो इंटरेस्ट जगाएगा कि क्वेश्चन तो ये है कि क्या आपने सोचा है कभी कि गंगा पवित्र नदियों में प्रदूषण जो है वो क्यों बढ़ रहा है, और या जो ग्लेशियर है वो इतनी तेजी से क्यों पिघल रहे हैं, आखिर कब तक हम इन समस्याओं की अनदेखी करते रहेंगे। अब एग्जामिनर ये सोचने पर मजबूर है कि कुछ ना कुछ तो इसमें आगे इंटरेस्टिंग लिखा ही होगा, है ना। अब क्या इंटरेस्टिंग लिखा होगा वो तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। यानी कि आपने पहला काम तो एग्जामिनर का कर दिया कि वो आपका एसे सही तरीके से पढ़े। पहली बात ये है, क्योंकि कई बार क्या होगा, मान लीजिए आपने कुछ ऐसे लिखा है, आपने कोई ऐसे लिखा हुआ है, हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है, कंजस्टेड लिखा हुआ है, समझ कुछ नहीं आ रहा है, तो एग्जामिनर ने ठीक ठीक दिखा, ये हाँ हाँ ठीक है, तो ये कर दिया, बोले 8 नंबर। तो आप तो चेक करने नहीं जाएंगे, चेक करेंगे भी तो वो एग्जामिनर का मन है कि भैया हाँ 8 नंबर है, आपकी हैंडराइटिंग हमें समझ नहीं आई थी कुछ ये, तो बस मिल गया आपको 8 नंबर। 40 में से 8 नंबर मिले हैं जो उसने बिना पढ़े दिखे दिए हैं। तो आपने पहला काम ये किया कि एग्जामिनर का ध्यान अपने ऐसे की ओर आपने खींच लिया कि हाँ मैं ये लिखने वाला हूं आगे। आप क्वेश्चन से शुरुआत कर सकते हैं, आप किसी अच्छे कोटेशन से शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास वो अच्छा कोटेशन है। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप उससे भी शुरू कर सकते हैं। अब आपको इसी प्रश्न का आगे उत्तर भी देना है। ठीक है? दूसरा अनुच्छेद क्या हो सकता है, यहां पर आप जो विषय है पर्यावरण संरक्षण है उसका आपको महत्व समझाना है कि पर्यावरण संरक्षण का महत्व है क्या। ठीक है? दूसरा अनुच्छेद में आएंगे आप। अब इसका महत्व क्या है, कैसे प्राकृतिक संसाधन हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है,
क्या समझा रहे हैं आप यहां पर? पर्यावरण संरक्षण का महत्व क्यों है? पहले आपने बता दिया क्वेश्चन, अब आप बता रहे हैं कि उसका महत्व है क्या, पर्यावरण संरक्षण का महत्व क्या है। ये जो जल, मिट्टी, वायु है, ये जो प्राकृतिक संसाधन है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? इनकी सुरक्षा और संतुलन बनाए रखना ना केवल हमारा कर्तव्य है, बल्कि स्वस्थ भविष्य की नींव भी है। ये आपका दूसरा अनुच्छेद हो गया। दूसरे अनुच्छेद से आपको पता लगा, आपको तो इलेबोरेटेड तरीके से लिखेंगे, दूसरे अनुच्छेद से आपको यह पता लगा कि पर्यावरण संरक्षण का महत्व क्या है। अब तीसरे जब अनुच्छेद पर आएंगे आप, तो यहां पर आपको टॉपिक का पता लग गया ना, अब आपको पता लग गया कि इसका महत्व क्या है। तो अब आपको यह भी तो बताना पड़ेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। पहले आपको महत्व पता लगा, फिर आपने इसमें प्रॉब्लम बताई, वे इसमें प्रॉब्लम भी है। आपने ये तो बता दिया कि क्यों जरूरी है, अब आप ये बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आप अब तीसरे वाले अनुच्छेद में आए हैं, जहां पर आप अब ये बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। ठीक है, जैसे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस जो समस्याओं की शुरुआत है वो कैसे होती है। जैसे औद्योगिकरण और शहरीकरण ने जहां आर्थिक प्रगति को गति दी है, वहीं इससे बड़े पैमाने पर प्रदूषण और वनों की कटाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसके चलते आज हमें ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता में कमी जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये आपका तीसरा अनुच्छेद हो गया। एक लय दिख रही है आपको कि आपने क्वेश्चन पूछा था, फिर आपने पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताया, फिर आपने बताया कि ये समस्याएं पर्यावरण संरक्षण में हमें क्या आ रही हैं, इसकी शुरुआत कहां से हुई है। तो इसकी शुरुआत होती है औद्योगिकरण और शहरीकरण से। ये आप सारी की सारी जो समस्याएं हैं वो यहां पर डिटेल में बताएंगे, तो सिर्फ एक लाइन है, आप डिटेल में बताएंगे यहां पर। चौथा अनुच्छेद, अब आपको ये तो बताना पड़ेगा कि इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या है। पेड़ लगाना और हरित क्षेत्र बढ़ाना पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, परंतु इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि शहरीकरण के नाम पर बेतरतीब निर्माण से प्राकृतिक संसाधन को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो इसमें सकारात्मक पहलू तो क्या ही बताएंगे आप कि पर्यावरण की पेड़ कटने से हमें कोई लाभ तो नहीं पहुंचता है ना। पेड़ों को अगर मान लीजिए कभी जरूरी भी हो जाता है, तो आपको उसकी जगह पर पेड़ तो उगाने ही पड़ेंगे, और एक पेड़ की जगह 10 पेड़। तो फिर आपने बताया, यहां पर बताया शुरुआत कैसे हुई समस्या की। अब आप बता रहे हैं कि इसकी नकारात्मक पहलू क्या है। स्टार्टिंग में हमने जब देखा था कि इसके सकारात्मक, किसी जो भी निबंध है उसके सकारात्मक पहलू क्या हो सकते हैं, नकारात्मक पहलू क्या हो सकते हैं, आपको वो सभी चीज का जिक्र करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने पांचवें वाले पर आए कि अभी जो वर्तमान समय चला हुआ है उसमें इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। कहीं आप शुरुआत में ही प्रयासों के बारे में जिक्र करने ना लग जाएं, क्योंकि आपको पहले प्रॉब्लम समझनी है कि प्रॉब्लम है क्या, पर्यावरण संरक्षण है क्या, उसके क्या प्रभाव हैं, उसकी क्या समस्याएं हैं। तो उसके बाद आप आएंगे कि अभी वर्तमान में क्या चला हुआ है, क्या परिप्रेक्ष्य है कि हम इसके समाधान के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो वो आपका पांचवा अनुच्छेद हो गया कि प्रेजेंट में क्या चीज गवर्नमेंट कर रही है, इसके लिए क्या हम प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे भारत में स्वच्छ भारत मिशन है, नमामि गंगे परियोजना है, इसके अलावा और बहुत ज्यादा प्रोग्राम चलाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पर्यावरण के संरक्षण के लिए। तो वो सभी चीजों का आप यहां पर मेंशन करेंगे, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे वो किसी और चीज से संबंधित हो। क्लियर है? अगर क्लियर है तो मुझे बताओ। छठा अनुच्छेद, यहां पर कुछ व्यवहारिक और सार्थक सुझाव आप देंगे। आपने अब बता दिया कि ये प्रोग्राम चलाए गए हैं, इसके अलावा क्या किया जा सकता है। इसके अलावा भी तो किया जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि जो पॉलिसी चलाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जो प्रोग्राम चलाए गए हैं वो 100% सक्सेसफुल है। अगर नमामि गंगे की बात की जाए तो बेशक चलाया गया है, लेकिन उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। तो इसमें और क्या किया जा सकता है, आपके सुझाव क्या हैं जो प्रैक्टिकल है, जिनको किया जा सकता है। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा सुझाव दें जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो किया ही ना जा सके, या सिर्फ आपके दिमाग में चला हो और ग्राउंड लेवल पर हो, किया नहीं जा सकता। प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर के आप अपने सुझाव देंगे यहां पर। ठीक है, जैसे हमें पानी और बिजली का संरक्षण करना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम प्रयोग करना, तो ये सभी चीजें जो आप लास्ट में लिखेंगे। फिर आपका निष्कर्ष, निष्कर्ष में बताएंगे अब आप समापन सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण के साथ करें। कभी भी अपना जो ऐसे है उसका निष्कर्ष वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। उससे क्या पता लगेगा कि आपका कुछ सोच ही नहीं है, आपकी कोई विचार ही नहीं है कि आप किसी चीज को आगे की ओर ले जाएं। ठीक है, तो वो आप यहां पर लास्ट में एक आशावादी दृष्टिकोण
और साथ ही साथ में सकारात्मक जो दृष्टिकोण है वो आप यहाँ पर देंगे लास्ट में लेकर के। जैसे कि आपने देखा, यदि हम सभी मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए संकल्प लें तो आने वाली पीढ़ी को या आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, हरित और स्वस्थ पृथ्वी प्रदान की जा सकती है। यह न केवल हमारा कर्तव्य है बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। ये एक आशावादी सोच है, एक पॉजिटिव दृष्टिकोण है, जहां पर आप ये बता रहे हैं कि हम आने वाले जो समय है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये आपका सकारात्मक सोच हो गई। तो एक पॉजिटिव वे में आपका ऐसे इस तरीके से एंड हो जाएगा। क्या आपको पता लगा अब कि ऐसे का क्या फॉर्मेट रहेगा और ऐसे आप कैसे लिखेंगे? बताओ जरा मुझे, क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी लगा कुछ पता? बताओ बताओ बताओ। ऐड हुआ कुछ दिमाग में? ऐड हो गया ना? ऐसा तो नहीं है कि ऐड नहीं हुआ हो। जब भी आप पढ़ने जाएंगे अब मेंस की तैयारी में, तो दिमाग में कुछ ना कुछ नया ही जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि पुरानी चीजें जाएंगी, और नया जानना जरूरी है। अब इसके अलावा, ठीक है, गुड, इसके अलावा अभी जो एसेट के टॉपिक हैं वो लगभग ये हैं हमारे पास, जो मेन टॉपिक है जहां से आने के ज्यादा चांसेस है। पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे। जैसे पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन है, पर्यावरण से अध्ययन, पर्यावरण से संबंधित कुछ ऐसे टॉपिक हो गए। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, वैश्विक या ग्लोबल वार्मिंग हो गया, जैव पारिस्थितिक असंतुलन हो गया, ओजोन क्षरण, कार्बन उत्सर्जन, एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट। किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका पर्यावरण से। अलाइड 2018 में पूछा गया। वी नीड टू गो बियॉन्ड टॉक्स टू टैकल पॉल्यूशन। अब आपको यहां पर पॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा तो नहीं, ये तो इंग्लिश में पूछा गया था। अब ये तो सिर्फ आपको 300 वर्ड्स में लिखना था। आई थिंक उस टाइम 250 वर्ड्स में ना हो गई, है ना? 2016 की बात है ये। तो ये तो हो गए पर्यावरण से संबंधित। अगर आपने पर्यावरण से संबंधित इतने टॉपिक तैयार कर लिए, अब ऐसा नहीं है कि आपको इससे अलग अलग टॉपिक तैयार करने हैं, कुछ अलग अलग टॉपिक तैयार नहीं करने हैं। जब आप जलवायु परिवर्तन की बात करेंगे तो आप पर्यावरण प्रदूषण की भी बात करेंगे, ऐसा ही तो होगा। जब आप जलवायु परिवर्तन की बात करेंगे तो आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे। जब आप जैव पारिस्थितिक असंतुलन की बात करते हैं तो वो भी आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ये ओजोन क्षरण, ये भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। कार्बन उत्सर्जन, ये भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट, ये अलग तरीके से, थोड़ा बस इसको लिखने का तरीका अलग हो जाएगा कि यहां पर एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट लिखना है, इसको जलवायु परिवर्तन से संबंधित नहीं है ये। एंड वी नीड टू गो बियॉन्ड टॉक्स टू टैकल पॉल्यूशन, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योंकि आपको पता तो होना ही चाहिए कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और हम बात कर रहे हैं पॉल्यूशन को टैकल करने की। अब पॉल्यूशन की अगर बात की जाए अभी के समय में, मान लीजिए अभी 2 दिन पहले, अभी कुछ दिन, 2 दिन पहले तो नहीं, अभी कुछ दिन पहले दिवाली थी, है ना? कितनी तारीख को थी? 30-31 को थी। तो 30-31 के बाद, दिवाली के बाद आप देखिए शिमला पूरा का पूरा धुआं 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 हो गया है। लेकिन फर्क किसको पड़ रहा है? फर्क तो किसी को नहीं है। अगर मान लीजिए कह दिया जाए कि भैया नहीं, दिवाली पर पटाखे ना जलाएं, तो बोल देंगे कि भैया आप तो मुस्लिम, जब मुस्लिम बकरे काटते हैं तो उनका विरोध नहीं करते, तो हम तो उनका भी विरोध करते हैं कि भैया गलत कर रहे हो, जो भी कर रहा है। लेकिन इसका जवाब ये नहीं होना चाहिए। इसका जवाब ये होना चाहिए कि ठीक है, जला दीजिए पटाखे, लेकिन कम मात्रा में जलाएं उनको। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति 3-4 हजार के पटाखे जला रहा है, बहुत ज्यादा है वो, और पूरा क्या पूरा पॉल्यूशन के लिए फिर हम गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानते हैं। तो गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, हम खुद ही जिम्मेदार हैं। बाद में जाकर के क्लाइमेट चेंज, बाद में जाकर के आपका हिमाचल प्रदेश में बर्फ नहीं पड़ रही है, तो उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल थोड़ी ना है। हमने जो पटाखे जलाए हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। सिर्फ पटाखे नहीं, और भी चीजें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये भी एक फैक्टर है पॉल्यूशन का, तो हमें देखना पड़ेगा वो भी। खैर, आगे जाकर के ये महिलाओं से संबंधित है। अब महिलाओं से संबंधित मैंने आपको पॉइंट्स दे भी दिए हैं,
लेकिन अगर आपको लगता है फिर से बताना है तो हम फिर से भी बता देंगे। आपका ऐसे परफेक्ट लगना चाहिए, इस बैच से रिजल्ट आने चाहिए। आप चाहे जितनी भी मेहनत करो, आप दिन रात एक करो, मुझे नहीं पता, लेकिन करो। प्रॉब्लम आपको आती है हमें बताओ कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और जो टेलीग्राम पर ग्रुप है जो नहीं है वो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो प्रीवियस पीडीएफ है और वहाँ पीडीएफ आप शेयर कर दीजिएगा। महिला से संबंधित महिला सशक्तिकरण ही होगा सबसे पहले, विमेन एम्पावरमेंट। इस महिलाओं के जो विरुद्ध अपराध हैं, घरेलू हिंसा हो गया या कार्यस्थल पर यौन शोषण हो गया, यहां से भी ऐसे आ सकता है, ठीक है। कन्या भ्रूण हत्या हो गया या दहेज प्रथा, बाल विवाह, लिंग भेद या पॉक्सो एक्ट, महिलाओं से संबंधित बेसिक से मुद्दे ये हैं। मीडिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ऊपर वाले भी, लेकिन मीडिया बहुत जरूरी टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया लेटेस्ट अभी जो चला हुआ है, अब आपने देखा होगा रवीश कुमार को, तो रवीश कुमार अब न्यूज चैनल तो नहीं चलाते हैं, यूट्यूब चैनल पर कर रहे हैं, लेकिन मीडिया काम तो वो भी कर रहे हैं। पत्रकारिता दशा और दिशा, मीडिया और समाज, मीडिया और लोकतंत्र। अलाइड में देखिए 3 बार ये सेम टॉपिक में पूछा गया है कि राजनीति और टीवी के न्यूज चैनल। क्या आपने देखा कि हमें ड्रग्स दो न्यूज चैनल में वही चला हुआ है, और आज का यूथ भी वही कर रहा है। फिर वर्तमान समय में जन माध्यमों की भूमिका, द पावर ऑफ सोशल मीडिया, अलाइड में पूछे गए हैं। अभी में आने के चांसेस भी ज्यादा है मीडिया से, क्योंकि मीडिया चला ही हुआ है। कहा तो क्या जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में रैंकिंग देखिए भारत की क्या है, तो उससे भी हमें पता होना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी, वरदान या अभिशाप, साइबर क्राइम हो गया, इसके बारे में आई थिंक हमने किया था, अभी तक क्या नहीं किया। युवा और सोशल मीडिया, ये तो ऊपर भी आ सकता था। सोशल मीडिया और लोकतंत्र, तकनीक की दुनिया में खो रहा बचपन, तो ये तकनीक के बारे में पूछा गया है कि वहां पर हमारा बचपन कैसे खो रहा है। अलाइड 2019-20 में पूछा गया। राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित, आतंकवाद हो गया, वैश्विक आतंकवाद, अलाइड 2019-20 में पूछा गया। नक्सलवाद, सांप्रदायिकता, उपराष्ट्रवाद, धर्म, जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र और निजातीयता के आधार पर विभेद एवं संघर्ष, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लोकतंत्र से अलाइड में पूछे गए हैं टॉपिक। देखो क्या क्या टॉपिक हमें पता होने चाहिए, हम करेंगे इनको, चिंता मत कीजिएगा। भारतीय लोकतंत्र वर्तमान परिदृश्य, लोकतंत्र की दशा और दिशा, लोकतंत्र और युवा, लोकतंत्र और निर्वाचन प्रणाली, लोकतांत्रिक मूल्य, न्यायिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता। हो सकता है एक एक टॉपिक के बारे में आ जाए, इसके बारे में पूछ लिया जाए, हो सकता है समानता के बारे में पूछ लिया जाए, हो सकता है न्यायिक स्वतंत्रता के बारे में पूछ लिया जाए। या अलाइड में जो पूछा गया, देख रहे हैं आप यहां पर अलाइड में, अलाइड 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 अलाइड। अब जरूरी नहीं है कि इससे ही आए, हो सकता है चेंज भी हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत तो हमें पता ही लग रहा है ना। देखो चुनावी चर्चा में, चर्च नहीं होना चाहिए था ये, चुनावी चर्चा में बेवजह वृद्धि, चर्चा नहीं है, खर्चा, चर्चे नहीं हो, खर्चा होना चाहिए भाई, खर्चे में, चुनावी खर्चे में बेवजह वृद्धि, लोकतंत्र के लिए खतरा, लोकतंत्र का संकट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व, इफेक्टिव रोल ऑफ ऑपोजिशन इन डेमोक्रेसी, इंडियन पार्लियामेंट्री इलेक्शन, अलाइड 2018, 1920, 17, 18, 17। तो इसका मतलब है अगर आपने तैयार करके गए ही होते तो यहां से तो एक टॉपिक आ ही जाता 2 साल में, अगर इस तरीके का पता होता। तो हमारे टाइम में अगर पता होता तो हम तैयार करके जाते, फिर हमें नहीं पता था तो यहाँ सामने ये टॉपिक आ गए थे। और हमें इतना भी नहीं पता था कि उस समय ऐसे कैसे लिखे जाते हैं, जो हमने ऐसे लिखे हैं वो तो पता नहीं क्या ही क्या लिखा हो उसमें, कुछ आइडिया नहीं था, बस लिख के आ गए। तो अब तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको पता लग गई हैं कि ये लिखना है ये लिखना है। उस समय तो कंटेंट भी बहुत कम होता था, बहुत कम, बहुत रेयरली आप इंटरनेट पर जाइए फिर आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलेगा, तो नहीं मिलता था, है ना। बुक्स तो बहुत कम होती थी, उतनी भी नहीं होती थी, बाजार में होती थी, लेकिन उसको खरीदने के लिए भी तो पैसे चाहिए होते थे कि बहुत ज़्यादा बुक्स खरीदें या कुछ ऐसा। उसके लिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा रोल करती है, कि उस समय अगर गाइडेंस होती तभी क्या ही हो जाता, इलेक्शन कहीं पर यही होते, और तो क्या ही होता। ठीक है, इलेक्शन कानून को तो नहीं, एक्साइज एंड टैक्सेशन या कुछ, तो क्या ही फर्क पड़ता है उससे, है ना।
तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये ज्यादा जरूरी है। सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य है या फिर अतिरिक्त श्रेणी में हम इसको डालेंगे। यहां से भारतीय समाज और उपचार, आधुनिकता और आधुनिक बोध, कला की सामाजिकता, ये अलग तरीके से पूछे गए हैं। देखो, हिंदी में प्रतिवाद की प्राथमिकता का प्रश्न, ये हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हम हिंदी की कविताओं में ये प्रतिवाद भी देखते हैं। ये प्रतिवाद है क्या, वो हम जिक्र करेंगे हिंदी कविताओं को पढ़ते हुए। वर्तमान भारतीय राजनीति में किसानों की उपेक्षा, तो किसानों के बारे में भी, फार्मों के बारे में पूछा गया है। साहित्य और समाज के बारे में पूछा गया है, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। सामाजिक विकास का लक्ष्य और रीति, राष्ट्र निर्माण में युवा वर्ग का क्या योगदान है, और वर्तमान भारतीय समाज में नैतिक मूल्यों का पतन, या कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की। टॉपिक आपको पता लग गए कि क्या क्या है। ये थोड़े से अलग के पूछे गए हैं। समाज से पूछा गया है, ये साहित्य और समाज, समाज तो था हमारे पास आया पहले, साहित्य नहीं आया है ना। तो साहित्य और समाज में क्या फर्क है, या फिर युवा वर्ग का क्या रोल है। अलाइड 2016 में पूछा गया इंग्लिश का, ये तो हिंदी के थे, है ना, ये हिंदी के थे जो एक्स्ट्रा में आए, और ये इंग्लिश के हैं। जैसे व्हाट विल बी विल बी, अब हिंदी में अलग तरीके से पूछे गए हैं, इंग्लिश में और ही तरीके से पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी। रिसर्जेंट इंडिया, मिथ और रियलिटी। देन माई एम्बिशंस, योर डेली लाइफ इज योर टेम्पल एंड रिलीजन, सिग्निफिकेंस ऑफ फेस्टिवल्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिक्स। तो ये पूछा गया है। स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स तो जरूरी है हमारे लिए जानना। यूथ के बारे में यहां पर भी था कहीं पर, राष्ट्र निर्माण में युवा वर्ग का योगदान, साहित्य और समाज। देखो, ये सारे जो मुद्दे हैं वो आपस में संबंधित है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अलग है। अगर मान लीजिए आप इसको देखें, अगर आपने टॉपिक लिया है समाज के बारे में, तो इस समाज में क्या सामाजिक विकास का लक्ष्य और रीति नहीं आएगा? इसी समाज में आप राष्ट्र निर्माण या युवा वर्ग की योगदान की बात नहीं करेंगे? इसी समाज में क्या आप वर्तमान भारतीय समाज में नैतिक मूल्यों का पतन ये नहीं देखेंगे? खैर, ये अलग तरीके से पूछा गया है। देन वी हैव, इसी समाज में तो आप पढ़ेंगे कि आज के परिप्रेक्ष्य में भारत क्या कर रहा है, तो वो भी तो समाज का ही हिस्सा है। माई एम्बिशंस, व्हाट इज योर डेली लाइफ इज योर टेम्पल एंड रिलीजन, कि आप दिन भर जो भी करते हैं, जो भी आपकी दिनचर्या है, वही आपका मंदिर है, वही आपका धर्म है। अब आप क्या कर रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है। आप वेस्ट कर रहे हैं टाइम तो वेस्ट कीजिए, आप यूज कर रहे हैं टाइम तो यूज कीजिए। आपको लग रहा है कि अभी 2 रील देख लेता हूं या देख लेती हूं और उसके बाद पढ़ेंगे, तो भैया उससे पढ़ाई तो होगी नहीं। रील्स देखने से, या फिर आप यूट्यूब पर रील्स देख रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। अभी थोड़े टाइम के लिए सोशल मीडिया बंद कर दो अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है तो। वो अलग चीज है कि आपको लगता है कि हम टाइम थोड़ा कम यूज करते हैं। इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूं मैं मेनली, क्योंकि व्हाट्सएप और ये सब चीजें तो आज की डेट में टाइम वेस्ट करने वाला उतना नहीं है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, ऐसा भी हो जाता है, तो उससे भी थोड़ा बहुत समय कम कर लीजिएगा अभी के लिए। ये आपके जीवन की बहुत क्रूशियल मोमेंट्स हैं, क्रूशियल टाइम है आपका। अगर आप यहां पर निकले तो निकले, नहीं तो 1 साल और बर्बाद हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपके पास समय यही है। और कहीं पर आपको प्रॉब्लम आती है हमें बताओ, लेकिन अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधी सी बात है ना। टाइम वेस्ट करेंगे, क्लियर नहीं होगा, कोई और अगला क्लियर करके चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं पड़ रहा है ना। आपकी लाइफ वैसी ही हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्या फर्क पड़ जाएगा? जो अभी तक एक्सपेक्टेशंस थी आपकी पेरेंट्स की हैं, तो वैसी की रह जाएंगी, वैसी की वैसी रह जाएंगी, क्या चेंज आ जाएगा उसमें? तो जितनी मेहनत कर सकते हैं आप, मनुष्यों के अंदर काफी अच्छी कैपेसिटी होती है काम करने की, समझने की, लेकिन वही है कि तब उसका ध्यान वहीं पर हो। मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी, तो हो सकता है आप इसके साथ 2 3 4 चीजें और भी कर रहे होंगे, तो वो आपकी थोड़ा बहुत उसमें चेंज लाना पड़ेगा। कि मान लीजिए जब आप क्लास देख रहे हैं तो सिर्फ क्लास ही देखिए, जब आप खुद का पढ़ रहे हैं तो सिर्फ खुद का ही देखिए, फोन साइड में रख लो, तब देखने की जरूरत नहीं है। तो फिर उस तरीके से आप पढ़ो। क्लियर? ये एचएस में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। एचएस के जो पीवाईक्यू हैं वो कुछ इस तरीके से पूछे गए हैं, लेकिन ये अलाइड से बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पर जो पूछा गया है वो डायरेक्टली नहीं पूछा गया है। जैसे गवर्नेंस या डेमोक्रेसी से पूछा गया है, फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ टॉपिक इफेक्टिव रोल ऑफ ऑपोजिशन इन डेमोक्रेसी, ये तो सिंपल था। दूसरा हमारे पास है
इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ एज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। अच्छा, हिंदी इसकी पूरी नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट्री इलेक्शन, ये तो इजी थे, ये वाले तो इजी हैं। दूसरा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अ थ्रेट टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इतना बड़ा ऐसे ऊपर नहीं पूछा गया था, है ना, ये ऐसे ऐसे ऊपर नहीं पूछे गए थे। वेलफेयर स्टेट इंस्ट्रूमेंटल और डेट्रीमेंटल टू सोसाइटी, ऐसा टॉपिक भी नहीं पूछा गया है अलाइड में। रोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन होलिस्टिक डेवलपमेंट, हो सकता है क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आ जाए। समावेशी जो शिक्षा है, समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है वो पूछा जाए आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। या वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी इन इमेंसिपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, की सोसाइटी में। अब देखो, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पूछा ही गया है, नारी शक्तिकरण का पूछा गया है टॉपिक, लेकिन वहां पर आपको मेंशन क्या करना है कि समाज का क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ द सोसाइटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी इन इमेंसिपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो यहां पर थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, लिखेंगे तो बेशक आप ये एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन तो लिखेंगे ही, लेकिन इसमें आपको ये जरूर डालना पड़ेगा। अब ये वाला जो टॉपिक से रिलेटेड है, ये कुछ पॉइंट्स आपको डालने पड़ेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व, पॉलिटिकल रोल इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एम्पावरमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन राइट्स। देखिए सारे के सारे आपको थोड़ा बहुत संबंधित तो लग ही रहे होंगे। इंडियन सोसाइटी से ये संबंधित है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, सिग्निफिकेंस ऑफ फेस्टिवल्स, अगर आपको ये सिग्निफिकेंस ऑफ फेस्टिवल यहां पर याद हो, एचएस में पूछा गया है। यही अगर आप अलाइड में देखेंगे, कहां गया वो, अलाइड में नीचे था, फेस्टिवल से संबंधित तो था कुछ, पावर ऑफ सोशल मीडिया कुछ तो था, चलो देख लेना आपने, कहां गए थे, यहां पहुंचे थे। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये भी ऊपर आ गया है कि आप क्या सोचते हैं। इंडिया ऑफ माई एम्बिशंस, माई एम्बिशंस के बारे में भी था, माई एम्बिशन वो तो अलग था। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, 21वीं सदी में हिंदी सिनेमा, जो वेब सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो वेब सीरीज चली हुई हैं, वेब सीरीज में आजकल कुछ भी दिखाया जा रहा है, गालियां हर कैसी दी जा रही हैं, उससे हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मान लीजिए आज की डेट में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रील्स बना रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, और पेरेंट्स भी उनको और ज्यादा ये करते हैं, वे हाँ हाँ बनाओ बनाओ रील्स बनाओ, अच्छा है। सोशल मीडिया से बुरा बच्चों के लिए कुछ है और ज्यादा नहीं है, क्योंकि बच्चों का जो दिमाग है उतना विकसित नहीं है अभी के लिए कि वो सोच पाए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उनके पास बुरी चीजें भी आएंगी, अच्छी चीजें भी आएंगी, लेकिन अच्छी चीजें बाद में एडॉप्ट होती हैं, बुरी चीजें पहले हो जाती हैं। अब बुरी चीजें जल्दी उनको दिख जाएंगी, और सोशल मीडिया काम ही उसी तरीके से करता है कि आपने एक बुरी चीज देख ली तो 10 आपके सामने आ जाएंगी। और बच्चों के पास आपने फोन दे दिया रील्स बनाने के लिए, तो उसमें तो पता नहीं कैसा कैसा कंटेंट आ जाएगा, और वो यही देखेंगे कि किस वाली रील में अच्छे व्यूज आ रहे हैं, और उन्हें भी पता लग जाएगा कि हाँ, अगर हम अपना शरीर ज्यादा दिखाएंगे तो उससे और ज्यादा व्यूज आते हैं। तो बच्चों के मन में जो प्रभाव है वो किस तरीके का पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो वो तो वायरल नहीं हो पाएगा, वो बहुत टाइम लग जाता है उस चीज में। लेकिन अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो वो जल्दी वायरल हो जाएगा, तो उन बच्चों को भी लगेगा कि नहीं नहीं, अच्छी चीजें करके तो फायदा है नहीं, बुरी ही करके देख लेते हैं। तो बच्चों के मन में इन बुरी चीजों का प्रभाव सबसे पहले पड़ता है और सबसे तेजी से पड़ता है। और आज के पेरेंट्स या आज की जो जनरेशन है वो अभी तक ये समझ ही नहीं पा रही है कि बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, आने वाले समय में क्या पड़ेगा, वो तो सोचने वाला विषय है कि क्या ही फर्क पड़ेगा। स्थानीय संस्कृति का पर उपभोक्तावाद का प्रभाव, राष्ट्रवाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूथ से ऊपर भी आ गया था, सोशल मीडिया का इंफ्लुएंस क्या है यूथ के एस्पिरेशन पर। इंक्रीजिंग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर अमंग यूथ, रीजन एंड सोल्यूशन, मेंटल हेल्थ का जो टॉपिक है ये भी चला हुआ है, 2024 के भी हैं इसमें। इंडियाज यूथ, द कंफ्लिक्ट बिटवीन वर्चुअल एंड रियल वर्ल्ड। इकोनॉमिक से है, इकोनॉमिक पॉलिसी से, रिसर्जेंट इंडिया, मिथ और रियलिटी, ये ऊपर भी आ गया था। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, थ्रेट टू ह्यूमन डिग्निटी। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऊपर भी पूछा गया था वैसे। ऑनलाइन बैंकिंग, प्रोज एंड कॉन्स, ये भी बहुत चला हुआ है अब, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग में तो भैया बहुत ज्यादा है। साइबर क्राइम जो हम पढ़ चुके हैं, आई थिंक, है ना, क्या पढ़ चुके हैं हम साइबर क्राइम के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, हमने ये भी देखा था कि किसके पास कितने हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल,
We have organic farming, bone and bane for biodiversity. We need to go beyond talks to tackle pollution. Nature has given everything for the man needs, not greed. आपको सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जिस पर हम कुछ लिख ही ना पाए, इतना तो लग ही रहा होगा। आपको बस इतना लग रहा है कि इसमें लिखेंगे क्या। जहां तक मैं सोच पा रहा हूं कि टॉपिक तो पता लग गया है कि हाँ इसके बारे में पूछा गया, लेकिन लिखेंगे क्या है इसमें वो पता नहीं लग रहा है। वो इसीलिए क्योंकि आपने उतने टॉपिक लिखे ही नहीं है। अगर मान लीजिए मैं आपको टॉपिक देता हूं साइबर क्राइम के बारे में लिखने के लिए, जिस टॉपिक पर हमने अभी लिख लिया है, जिस टॉपिक में आपको डाटा दे दिया है मैंने, मान लीजिए हम विमेन एम्पावरमेंट पर लिख देते हैं, तो विमेन एम्पावरमेंट पर मैंने आपको डाटा दे दिया है, कंटेंट आपके पास है। अब आपके दिमाग में ऐसा तो नहीं कुछ नहीं आएगा, बस उसको सिस्टमाइज करना है, सिस्टमेटिक तरीके से उसको लिखना है, और वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको लिखेंगे। वी हैव सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये तो एजुकेशन से संबंधित हो गया। इंडिया इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन इन इंडिया, द पावर ऑफ सोशल मीडिया, ये भी आपको देखने को लग रहा है। तो मेजर से टॉपिक आपके ये हैं, ठीक है। जो भी चीजें हैं वो हम डिस्कस वैसे कर ही लेंगे। क्लाइमेट चेंज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक। टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक। सोशल जस्टिस एंड पॉलिसी रिफॉर्म, मेंटल हेल्थ, इंडिया पोजिशन द ग्लोबल स्टेज, जरूरी है। एथिक्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट। आगे के लिए जो आपको ऐसे लिखने हैं, ठीक है, इससे बाहर आपको ऐसे नहीं आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। जो आज की क्लास है इससे बाहर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इतने टॉपिक आपने कवर कर लिए हैं। ये तो बहुत ज्यादा टॉपिक हैं, इतने भी नहीं करने हैं आपको कवर। इससे बाहर आपको ऐसे नहीं आ सकता है। आप चाहे लिख के ले लो, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। जो भी होगा इसके ही सराउंडिंग में होगा, इसके ही सराउंडिंग में, इससे बाहर नहीं आएगा, लिख के ले लो आप। वी हैव गवर्नेंस, डेमोक्रेसी एंड पब्लिक पॉलिसी से, जैसे इलेक्शन रिफॉर्म हो गया डेमोक्रेसी के लिए, मीडिया का रोल हो गया डेमोक्रेसी में, ये वही वाला टॉपिक है जो ऊपर देखा था हमने। डेवलपमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में हमने थोड़ा बहुत जिक्र किया था कि नहीं किया था? अगर नहीं किया है तो हम इसको, पॉवर्टी के बारे में हमने लास्ट में बात की थी। पॉवर्टी पर मैंने आपको कंटेंट दिया था कि पॉवर्टी के क्या क्या पहलू हो सकते हैं, वो मैंने बताया था आपको। तो उस पॉवर्टी को मिटाने के लिए हम क्या करेंगे, समावेशी विकास किया जाएगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जाएगी। बस ये आपको आई थिंक करवाना रह गया है, तो हम वो भी करवा देंगे आपको। लॉ एंड सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन एंड इक्वालिटी, ग्रास रूट गवर्नेंस, हेल्थ एज अ फंडामेंटल राइट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड स्टेबिलिटी, यही क्वेश्चन आया है ना ऊपर। कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके इन्हीं टॉपिक से पूछा गया है, ऐसा नहीं कोई बाहर से पूछा गया है। क्लियर? सोशल इश्यूज एंड कल्चरल हेरिटेज हो गया, एंड वी हैव इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ हो गया। वी हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डिजिटल डिवाइड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। एआई एंड एम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज की परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां तक हमारे गट फीलिंग बोलती है कि भैया नहीं, इस सवार जो आपको एआई है वहां से टॉपिक आ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके पूछ लिया ही जाएगा। तो अपना ऐसे तैयार करके जाइएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, ठीक है। जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि सभी लोग आज एआई का यूज कर ही रहे हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अभी तक एआई का यूज नहीं कर रहे हैं, ये बताओ मुझे सिर्फ। जो नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं वो बताओ। एथिकल वैल्यूज के बारे में हो गया, एंड वी हैव इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंडियाज ग्लोबल रोल एंड ट्रेंडिंग थीम्स, ये चली हुई हैं। क्लाइमेट पॉलिसी एंड ग्रोथ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी, कास्ट जेंडर एंड जस्टिस, यूथ की मेंटल और इंडिया ऑन मेंटल हेल्थ क्या है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये कुछ एक कोटेशंस हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। नेशनलिज्म पर है एक बहुत अच्छा, ये था इसमें, अच्छा ये था वो, महशर बदायूनी। कोई नहीं, सारे कर रहे हैं, हाँ एवरीवन, सारे ही कर रहे हैं ना। अब जो कर रहे हैं वो लिख दो जरा, हाँ लिख दो, वो यस यस लिख दो कि हाँ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो प्रयोग कर रहे हैं इसका। ठीक है, 2 3 और, अच्छा 2 ही है अभी, बाकी सारे ही कर रहे हैं। लेकिन उसका प्रयोग सही तरीके से कैसे करना है ये चीज भी जान लेना है आपने, ठीक है, कि उसका प्रयोग और इफेक्टिव तरीके से कैसा करना है। आपने सिर्फ अभी हो सकता है तो स्टार्टिंग वाले एज में, स्टार्टिंग वाले पीरियड में हो तो बहुत सारी चीजें एआई कर सकता है,
बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकता है जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं है, इसलिए उस चीज़ में भी आपने जाना है। ठीक है, यहाँ पर जो एक फेमस लाइन है, ठीक है, तो मशहूर, सॉरी, महशर है, महशर बदायूनी का ये एक शेर है, एक लाइन है, उन्होंने जो कही है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, है ना। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अब जिस दिए में जान होगी, क्योंकि हवाएं ही फैसला करेंगी, जिसमें जान होगी वो रह जाएगा, जो कठिनाइयों का सामना कर सकता है वो रह जाएगा, जो नहीं कर सकता है वो बुझ जाएगा। वैसे ही अब ये लाइट मेंस में बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सारे तो क्लियर होंगे नहीं। ठीक है, तो जो हवाएं करेंगी फैसला, अब उनकी मेहनत ही फैसला करेगी कि वो दिया रहेगा या फिर जलता रहेगा। तो देखते हैं आने वाले समय में कि आप वो दिए उन हवाओं में बुझ जाएंगे या फिर जल जाएंगे, डिपेंड आप पर करता है। तो बहुत अच्छी लाइन है ये, अगर आप यूज करना कहीं पर भी आप ऐसे यूज करते हैं, जैसे यहां पर है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर आंख रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने लाइन कही है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते रहते हैं कितना अंधकार है। तो इससे अच्छी लाइन क्या हो सकती है, जहां पर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भाई ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं वो हमारी हैं, वो पहले से हमारी हैं, बस हम अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि यहां पर तो बहुत अंधेरा है, हमसे नहीं होगा। जब आप खुद ही उन हाथों को अपनी आंखों से निकाल देंगे, हटा देंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं, यहां सामने तो उजाला है। बस आपके देखने का नजरिया अभी थोड़ा सा अलग है, आने वाले समय में हो सकता है नजरिया आपका बदल जाए। तो फेमस लाइंस हैं ये, आज की डेट में, आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। बस आपके अंदर बहुत ज़्यादा कैलिबर है कोई भी चीज़ करने का, आप कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम तो, ये तो एग्जाम तो एक छोटी सी चीज़ है, इससे बड़े बड़े एग्जाम भी क्लियर होते हैं। ये तो अलाइड का मेंस है, यूपीएससी के मेंस सोचिए, तो वो भी तो क्लियर करते हैं ना। बस आपकी मेहनत कैसी है, किस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, वो चीज़ डिपेंड करती है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। आज यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक मॉर्निंग में हम क्लास कर लेंगे, बता देंगे आपको किस टॉपिक पर हम करेंगे। हिंदी में हमने एक कविताएं तो आपको शेयर कर दी थी, ठीक है। आई थिंक हिंदी में ही हम करेंगे, जो पद्यांश वाला है, या आप बता दीजिए आप। थोड़ा बहुत हम वो भी देखेंगे, आप सभी लोगों ने अगर गूगल फॉर्म भर दिया होगा तो वो भी चेक करेंगे कौन कौन सा पोर्शन सभी लोगों के वीक है, तो वो भी डिस्कस करेंगे हम एक एक से, या फिर गूगल मीट वगैरह में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। क्लियर? क्लियर है ना? ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे, बता देंगे आपको नेक्स्ट क्लास कब है। टिल देन, गुड नाइट।